Hi everyone, I hope you're doing good. If it's that's great, I love you all so much. If you want to enroll into my paid batch, you can let me know. And I am Bhavi, and I hope you can hear me clearly. And from today onwards, we will be starting with another school of psychology. In the last video, we discussed functionalism, right? In the last video, we discussed functionalism, as you can see, the criticism also. And I told maybe in the next video, I'll discuss important figures in psychology, right? So let's get started, okay? If you want to enroll into my paid batch, you will have to let me know. I'll send you all the details and I might give you a call also. So be ready. I'll reach out to you as soon as possible. Now let's discuss. So you have the first figure that is important in psychology. This is not something that is linked to functionalism or any other school of psychology. This is something that you have to understand because these are major contributors, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो मैरी विटन कैल्किन जो थी आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इनको बोला था कि तुम एज अ गेस्ट लेक्चर को अटेंड कर सकती हो, एज अ गेस्ट तुम लेक्चर्स को अटेंड कर सकती हो, ठीक है. बट बेचारी को डिनाई कर दिया गया पीएचडी में, जो भी इनको साइकोलॉजी में डिग्री चाहिए थी, पीएचडी उनको करनी थी, उनको डिनाई कर दिया गया. उनको बोला गया एज अ गेस्ट, क्योंकि तुम लड़की और लड़कियां उस टाइम पे स्टडी नहीं करती तो तुम मत करो स्टडी, गेस्ट की तरह लेक्चर को अटेंड करो. जो भी इन्फॉर्मेशन उनको एज अ गेस्ट मिली थी, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने एज अ गेस्ट लर्न की थी, चीज़ों को स्टडी किया था एज अ गेस्ट, जो भी इनको अलाउड था, वो जब उन्होंने करा तो उन्होंने अपनी खुद की लेबॉर्ट्री खोली थी. कहाँ पे खोली थी उन्होंने खुद की लेबॉर्ट्री? वेल्सली कॉलेज में उन्होंने क्या खोली थी? खुद की लेबॉर्ट्री खोली थी. बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर ली थी इवन एज अ गेस्ट. उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम अपनी खुद की लेबॉर्ट्री वेल्सली कॉलेज में खोल सकते हो. और वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी. किसकी फीमेल प्रेसिडेंट थी? वो एपी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की. ये आपको एग्जाम में आ सकता है. कौन थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका ये है फ्रांसिस सेसिल समनर. फ्रांसिस सेसिल समनर ने क्या किया था? इन्होंने अपनी पीएचडी ली थी क्लार्क यूनिवर्सिटी में. आपके फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनको पीएचडी मिली थी साइकोलॉजी में. फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे. उस टाइम पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था, तो ये बहुत बड़ी डील थी कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन को पीएचडी मिल रही है, वो भी क्लार्क यूनिवर्सिटी से. आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर. इनको बस आपको इतना याद रखना है कि ये ऐसे इंसान थे जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे. रेसिज्म इतना ज़्यादा था कि बहुत बड़ी डील थी, और इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको टैग दे दिया गया कि तुम फादर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजी हो. फ्रांसिस सेसिल समनर क्या थे? फादर थे अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजी के भी, जो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है. उसके बाद एक फीमेल भी याद रखनी है. तो मेल थे, ठीक है. फीमेल जो थी आपकी डॉक्टर एनएस बेवरली प्रॉसर थी, ठीक है. ये आप इनका नाम देख पा रहे हो. ये कौन थी? फीमेल थी. अफ्रीकन अमेरिकन ये भी थी, बट ये फीमेल थी जिनको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहली बार पीएचडी मिली थी. तो ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिनको पीएचडी मिली थी आपकी कहाँ पे? एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब हम आते हैं बिहेवियरिज्म पे. इतना ही आपको समझना था. इतनी इंपॉर्टेंट फिगर्स थी जो मैं आपको सिसरेली बुक से कवर करा चुकी हूँ. बुक नहीं है तो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन अ बुक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव, अनरिलायबल है. फंक्शनलिज्म मेजर नहीं कर सकते. फंक्शन ऑफ पर्पस किसी चीज़ का आप कैसे मेजर कर पाओगे? तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो चीज़ें थी ये डिनाई हो चुकी थी. अब ये चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर आपके कौन आए थे? इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर आपके जॉन बी वॉटसन आए थे. जॉन बी वॉटसन बोलते थे कि तुम क्या बोलते हो, तुम कॉन्शियसनेस के बारे में बोलते हो और माइंड एंड बॉडी के बारे में बोलते हो. मैं माइंड के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ. मेरे लिए कॉन्शियसनेस बिल्कुल मैटर नहीं करती है. मेरे लिए किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है. इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और इन्होंने बोला कि अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो हमारा क्या है, हमारी साइंस भी तभी होती है जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो कोई चीज़ साइंटिफिक भी तभी है जब उसके पीछे एक एविडेंस है, ठीक है. जब कोई आप एविडेंस बैकआउट कर सकते हो किसी भी चीज़ के पीछे. तो उन्होंने क्या बोला, तुम बोल रहे हो फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, बट तुम ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो. तो उन्होंने बेसिकली बोला कि एज अ पर्सन जिसने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाया है, मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूँ कि हमारा मेंटल प्रोसेसेस जब वो सारे जो है इग्नोर करने चाहिए. उन्होंने क्या बोला, मेंटल प्रोसेसेस को उन्होंने बेसिकली इग्नोर करना शुरू किया और उन्होंने किस पे फोकस करना शुरू किया? अपने ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना शुरू किया. इन्होंने बोला कि हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. अपने अराउंड, अपने इन्वायरमेंट में हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. इन्होंने ये चीज़ बोली. उसके बाद इनके जो फाउंडर थे हमारे जॉन बी वॉटसन थे, और 1913 में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू इट. मतलब बिहेवियरिस्ट कैसे साइकोलॉजी को देखते हैं. इन्होंने ये आर्टिकल भी 1913 में लिखा था, और ये सारी डेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने जो बोला था उसको हम बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं. ये आपका कीवर्ड है, ये आ गया तो आपको याद रखना है. बिहेवियरिज्म की बात करी गई है बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो से. उसके बाद स्टडी ऑफ बिहेवियर. इन्होंने बोला कि हम इसमें बिहेवियर की स्टडी करते हैं, माइंड को हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. फिर अजम्पशंस की बात आती है. 1924 में आपके वो जो वॉटसन है वो बिहेवियरिज्म को लेके आए थे. आपको याद रखना है और इसको अपने एग्जाम में अच्छे से रट लेना है, क्योंकि अगर ये आएगा तो भूलना नहीं है. नोट्स में बार बार लिखना है, नोट्स को अच्छे से क्लियरली बनाना है. जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो आपको अच्छे से लिखना है और कुछ भी भूलना नहीं है.
जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अब आपकी जो एजम्पशंस है, पहले तो उन्होंने बोला कि हम स्टडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम कोई भी स्टडी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो वो आपका बहुत ही गलत है, वो अनसाइंटिफिक, और साइकोलॉजी अनसाइंटिफिक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या करती है, बिहेवियर को शेप करती है। हमारी जो इन्वायरमेंट है हमारे बिहेवियर को शेप करती है। अब जैसे मैं किसी वायलेंट इन्वायरमेंट में रहती हूँ जहाँ पे सब गाली गलौज करते हैं, सब कस वर्ड्स का यूज़ करते हैं और सब बहुत ही बदतमीज़ है, तो मैं कैसी हो जाऊँगी, मैं भी वैसी हो जाऊँगी। तो इन्होंने बोला जो हमारा स्टिमुलस है, जो भी हमारा स्टिमुलस है वो एक रिस्पॉन्स को इवोक करता है। फिर उन्होंने थर्ड चीज़ क्या बोली, उन्होंने ये बोली कि लर्निंग जो है वो सेंट्रल है। अब किसी भी बिहेवियर को अगर आपको सीखना है तो आप पहले लर्न करते हो। अगर मैं कहीं ऐसी जगह रहती हूँ, मैं अपने बच्चे को कहीं ऐसी जगह भेजती हूँ, आप सब गाली देते हैं, तो मेरा बच्चा भी क्या करेगा, उसको सीखेगा, फिर वो बिहेवियर को अप्लाई करना शुरू करेगा। पहले वो गालियाँ देखेगा कि कौन कौन सी गालियाँ हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करने लग जाएगा और ये सब चीज़ें बोलने लग जाएगा। तो बिहेवियर लर्निंग से स्टार्ट होता है और बिहेवियर लर्निंग की वजह से ही होता है। फोर्थ, उन्होंने क्या बोला कि ये रिजेक्ट करते हैं मेंटल कॉन्सेप्ट्स को। जस्ट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ये मेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करता है। उन्होंने ये बोलता है कि मेंटल कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और उसका कोई पॉइंट नहीं है साइकोलॉजी में। फिर की कॉन्सेप्ट यही है आपका कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की थी। कोई भी स्टिमुलस है वो आपका इनपुट आता है इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंट से कोई भी इनपुट आ रहा है। अगर आपने कोई बहुत लाउड साउंड सुनी, आपने किसी टाइगर को देखा, आप टाइगर को देखने के बाद फियर फील करते हो ना, आपको डर लगता है ना जब कोई भी टाइगर को देखते हो, ठीक है। अगर आप किसी हॉन्टेड हाउस में जाते हो, आपको डर लगता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका इनपुट होता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको बाहर से इन्वायरमेंट से कोई भी आपका जो इनपुट है वो आपकी बॉडी में जा रहा है, फिर आपका एक बिहेवियर इवोक हो रहा है, कोई बिहेवियर आ रहा है। तो इनपुट आपका इन्वायरमेंट से होता है, आउटपुट आपका बिहेवियर से होता है। लाउड साउंड आपने सुनी, आपको डर लगा, आप आपने किसी गरम स्पून को टच किया, किसी आपने गरम यूटेंसिल को टच किया, तो आपको क्या लगा, बहुत ज़्यादा आपका हाथ जल गया, तो आपका क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स आया, आपने फ्लिंच किया, ठीक है, आपने बहुत जल्दी फ्लिंच किया, आप ऐसे डर गए कि आपके साथ अभी क्या हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स हमेशा बाहर से आता है, इनपुट आपका हमेशा इन्वायरमेंट से आता है। दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। अभी इधर में हमारे क्या क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिहेवियरिस्ट होते हैं। बिहेवियरिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट करा था। और ये आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपने जो भी फंक्शनलिज्म पढ़ा, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, वो बेसिक था। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और आपको अभी से बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाना है अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है। अभी से आपको बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाना है, अपनी स्टडीज़ में फोकस करने लग जाना है, क्योंकि अब से आपकी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है। चलो, अब से आपकी क्या होती है, एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है। अभी तक तो बहुत सिंपल था, फंक्शनलिज्म बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब आपके जो चैप्टर है आपका, क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आएंगी। इसमें आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, तो उसको हम देख लेते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट फिगर्स को हम डिटेल में देखेंगे इस लर्निंग में। अभी हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें एक और चैप्टर लर्निंग, जिसमें हम क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे। अभी आपको क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात नहीं करनी है, अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, ठीक है। अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, हमारा फोकस है अभी समझने पे, ठीक है, जो हम अभी करेंगे। हमें सिर्फ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी समझना है। लर्निंग अलग से एक चैप्टर आपका CUET PG साइकोलॉजी में सिलेबस में एक लर्निंग अलग से चैप्टर है, जिसमें हम सारे लर्निंग थ्योरीज की बात करेंगे जिन्होंने बिहेवियरिज्म में भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अभी आपको कितना याद रखना, अभी ये तो मैंने नोट्स बना के रखे हैं फॉर लर्निंग चैप्टर। अभी आपको इतना याद रखना है कि लर्निंग में हमारे, मैं नोट्स हटा देती हूँ अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। होल्ड ऑन, मैं भी नोट्स हटा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर आपको ना मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई। मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ लेक्चर, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप एक दिन में रोज़ 20-30 मिनट्स भी पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, मोर देन इनफ। 30-40 मिनट्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एंड इस संडे योर मॉक टेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। आई ऑलवेज थिंक कि संडे को वी शुड हैव अ मॉक टेस्ट, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, राइट। चलो, अच्छा, तो हाँ, आपके इधर हमारे पास इवान पावलोव आते हैं, ठीक है। इवान पावलोव जो थे, अभी हम इनको लर्निंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर लर्निंग में हम प्रॉपर टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको समझना है कि जो इवान पावलोव थे उन्होंने क्या दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। उन्होंने कौन सी टर्म दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की टर्म दी थी, ठीक है। इन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, एसोसिएशन से चीज़ों को सीखते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को पेयर करते हैं और फिर हम उसका रिस्पॉन्स लेके आते हैं पेयर करने के बाद। अब जैसे एक जो
फिक्स एग्जांपल है इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का कि डॉग जो है वो सैलिवेट करता है। अगर आपने किसी भी डॉग को कभी कोई बिस्किट दिया हो, कभी बहुत कुछ टेस्टी दिया हो, चिकन बोन्स दी हो, तो डॉग क्या करता है, बहुत ज़्यादा सैलिवेट करता है। बहुत ज़्यादा क्यूट होता है वो, क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो बहुत ज़्यादा सैलिवेट करता है। उनका नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, उनका क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। मतलब जो भी डॉग होगा खाने देख के वो करेगा ही करेगा सैलिवेट। आई रियली डू नॉट नो अबाउट अदर एनिमल्स, मेरे पास एक कैट है बट मुझे डॉग्स के बारे में नहीं पता। बट आई थिंक डॉग्स में अगर कोई भी डॉग को देखती हूँ, आई लव एनिमल्स इन जनरल, तो उसको अगर मैं खाना देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सैलिवेट करता है। मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगी तू मत कर सैलिवेट, तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो तो करेगा ही करेगा ना, एज एन एनिमल, एज अ डॉग, वो तो सैलिवेट करेगा ही करेगा। तो डॉग क्या होता है बेचारा, हंग्री होता है, खाना देखता है एंड वो सैलिवेट करता है। अगर वो हंग्री नहीं भी है और तब भी खाना देख रहा है तो उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो सैलिवेट करेगा ही करेगा। दिस इज़ अ डॉग्स नेचुरल रिस्पॉन्स। नाउ अब आपको समझ आ गया। अब मैं चाहती हूँ मेरा जो डॉग है, ठीक है, मेरा जो डॉग है, मेरे जो हस्की है, मेरे जो क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर है, ये इंडी है, कोई भी है, वो क्या कर रहा है, सैलिवेट कर रहा है फूड देख के। फूड देख के वो सैलिवेट करे, पर मैं चाहती हूँ वो बेल देख के सैलिवेट करे। पर ये तो पॉसिबल नहीं है। बेल की साउंड सुन के कैसे कोई एनिमल सैलिवेट करेगा, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बेल को थोड़ी खाएगा वो कैसे सैलिवेट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वैन पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम फूड और बेल को साथ में रखते हैं, फूड और बेल को अगर हम एक साथ रखते हैं तो डॉग क्या करेगा, एसोसिएट करने लग जाएगा कि बेल के बाद हमारा फूड आएगा, या बेल का मतलब क्या होता है, फूड आना। मतलब मैं अगर बेल की साउंड सुना रही हूँ तो इसका मतलब फूड इज़ रेडी एंड फूड आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ फूड आने वाला है, तो फूड को सोचते ही, फूड का आइडिया लेते ही डॉग क्या करेगा, सेलिब्रेट करना शुरू करेगा। बट ये नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग करवा रहे हैं डॉग की क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है। मतलब बेल तो नेचुरल अग्रिंग रिस्पॉन्स नहीं हुआ ना। डॉग तो बेल पे नेचुरली, कभी आप कोई डॉग देखो, वो डॉग जो होगा बेल पे नेचुरली सैलिवेट नहीं करेगा, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं होगा उसका। बट उसको अगर हमें कंडीशनिंग करनी है डॉग की कि हाँ अब बेल पे कर, या अगर मैं कोई सॉन्ग सुना रही हूँ उस सॉन्ग पे तो सैलिवेट करना शुरू कर, तो ये तो मेरी क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, जो नेचुरल नहीं होती है। इससे डॉग को कोई हार्म भी नहीं होता है। बट अगर जैसे हमने बेल की साउंड सुना के फूड देना शुरू किया, अगर हमने बेल की साउंड रोक दी कम्प्लीटली, हमने उसको बेल की साउंड नहीं सुनाई और हमने फूड देना शुरू कर दिया, बट बेल की साउंड उस टाइम पे नहीं है, तो इसका मतलब डॉग को थोड़ा अफेक्ट होगा। और डॉग बेचारा काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि वो वेट कर रहा था कि बेल बजेगी फूड आएगा, अब उसको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डॉग को। एनीवेज ये आपके हो गए एसोसिएशन। तो अगर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फ़ोकस करते हैं एसोसिएशन पे, कि अगर कोई रिस्पॉन्स नेचुरली हो रहा है, अगर हम एसोसिएट करें किसी और चीज़ के साथ तो क्या होगा। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि आई वांट माई किड टू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ का मतलब ये है, या इस चीज़ को इस चीज़ के साथ पेयर करूँगी तो उसका ये रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं एक बेसिकली अपने चाइल्ड के क्या कर रही हूँ, कंडीशनिंग कर रही हूँ। एसोसिएशन वाली कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, इवान पावलोव। और ये आपका बिहेवियरिज्म का पार्ट है, ठीक है, ये आपका किसका पार्ट है, बिहेवियरिज्म का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बी एफ स्किनर। उसके बाद हमारे पास आते हैं बी एफ स्किनर। अब बी एफ स्किनर ने हमारे क्या बोला, बी एफ स्किनर ने बोला कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पे फोकस करेंगे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोज किया क्लासिकल कंडीशनिंग को। इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है, हम कोई अच्छा रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करेंगे, वो री होती है, अच्छा रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करेंगे, या हम क्या करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ जो है हम उसको क्या कर देंगे, उसकी लाइफ से हटा देंगे, वो आपकी पनिशमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा चाइल्ड है, जो मेरा बच्चा है, मेरी बहन है, वो मेरी चॉकलेट्स ना खाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक करंट लगा दूंगी फ्रिज के आसपास, कि फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा फ्रिज के आसपास, ठीक है। फ्रिज जो है उसके पास क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा उससे, जब भी फ्रिज को टच करेगी चॉकलेट खाने के लिए, तो क्या होगा, तो ये इसको क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है, चॉकलेट मिल रही है वो हट जाएगा, एक अच्छा प्लेजेंट रिस्पॉन्स आप उसकी लाइफ से हट जाएगा, तो फ्रिज के पास दोबारा नहीं जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑपरेंट कंडीशन हो गया। इसका मतलब हम कुछ ऐसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा बहुत क्लासिकल से भी मैच करके एग्जाम्पल, लेट्स गिव अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं कैंडी देती हूँ तुम्हें, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं किसी के, तो अगर मैं उसे कोई कैंडी दे रही हूँ तो इसका मतलब वो चीज़ और बार बार करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, बी एफ स्किनर ने किस पे फोकस किया, बी एफ स्किनर ने हमारे फोकस किया, बी एफ स्किनर ने हमारे फोकस किया ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो हमारी क्या होती है, कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब मैं उसको तभी वो चीज़ दूंगी जब उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस चीज़ के जब भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स उसके क्या हैं। अगर मेरी कोई बहन है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसके अच्छे मार्क्स है, तो मैं क्या करूँगी, मैं या तो री से
ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बस इतना याद रखना है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए चीज़ें समझने में। रीइंफोर्समेंट से मैं क्या करूँगी, उसका बिहेवियर इंक्रीज़ करूँगी, और अगर मेरे को चाहती हूँ कि मैं अगर उसका बिहेवियर डिक्रीज़ करूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि मैं इलेक्ट्रिक शॉक लगा दूँगी। आई थिंक ये क्लासिकल से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, बट अगर मैं फिर भी एग्जांपल ले लूँ कि हाँ, मैं शॉक लगा दूँगी, या मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जिससे वो मेरी चॉकलेट ना खाए। वो बार-बार फ्रिज पे जाती है, फ्रिज के पास जाती है, मैं चाहती हूँ वो ना जाए फ्रिज के पास, मेरी चॉकलेट ना खाए, मेरी डाइट कोक पड़ी है वो ना पिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, बिहेवियर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। बिहेवियर को डिक्रीज़ आप किससे करते हो? बिहेवियर को डिक्रीज़ आप किससे करते हो? पनिशमेंट देके करते हो, ठीक है? बिहेवियर को डिक्रीज़ आप पनिशमेंट देके करते हो। और इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा मीम्स देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज़ ईज़ी अंटिल यू हैव टू स्टडी अबाउट रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। बट मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल है। इंक्रीज़ करना आपका रीइंफोर्समेंट हो गया, डिक्रीज़ करना आपका पनिशमेंट हो गया। अब हम इसको ना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ डिटेल में पढ़ने के लिए हमें लर्निंग चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग चैप्टर जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम इतनी ज़्यादा थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देगा। इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, जो आपको बिहेवियरिज़्म में समझना है, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं समझा रही। बेसिक मतलब बहुत ही सिंपल, जो भी आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरिज़्म में आता है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही। ठीक है? और इसके हम क्या कर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज़्म। बिहेवियरिज़्म आया था और उसके कंट्रीब्यूशंस भी थे। तो आज हम देख लेते हैं क्या-क्या कंट्रीब्यूशन थे बिहेवियरिज़्म के। थोड़ी पेशेंस आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना है वैसे तो, क्योंकि इधर ना अगर हम सब कुछ अभी डिस्कस कर लेंगे तो आपका ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपको लगेगा पता नहीं कितना ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है? इसलिए हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारे पास बहुत टाइम, मेरे भी वैसे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अपने कॉलेज के, तो आई विल नॉट बी दैट प्रेजेंट। मैं सिर्फ 20-30 मिनट्स की वीडियोस बना पाऊँगी, वो आपके लिए एनफ है ऑनेस्टली। बस आपका क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? अब तो इसकी वजह से ना हमारी चीज़ें क्या हो गई, साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिव हो गया, साइंटिफिक हो गई। तो बिहेवियरिज्म अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद सोचो कि बिहेवियरिज्म ने बिहेवियर पे फोकस करो, यही साइकोलॉजी है। जब भी कोई साइकोलॉजी के बारे में सोचता है, वो बिहेवियरिज्म के बारे में सोचता है। तुम तो बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे, तुम थेरेपी में जाओगे, तुम्हें कितना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम साइकोलॉजिस्ट बनोगे तो तुम बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे, तो इसका मतलब यही है कि इसी के बाद साइकोलॉजी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव हो गई। ठीक है? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को भी। इज टू अंडरस्टैंड? चलो, अब लर्निंग थ्योरीज़ भी इन्होंने दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इन्होंने क्या दी थी, लर्निंग थ्योरीज़। अब क्लासिकल कंडीशनिंग तो पहले नहीं थी, इन्हीं के बाद आई थी। इन्हीं के बाद आपके बिहेवियरिस्ट आए थे, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स दिए, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। फिर इन्होंने थेरेपी दी। अब आपको बिहेवियर थेरेपी के बारे में पता होगा, नहीं पता तो एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? बिहेवियर को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। अब किसी का कोई गलत बिहेवियर है या कोई ऐसा बिहेवियर है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपीज़ भी होती हैं, दैट वी विल डिस्कस। अभी ना हमें क्या करना है, अभी हमें क्रिटिसिज्म डिस्कस करना है, ठीक है? ठीक है, अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है अभी, होल्ड ऑन। हाँ, अभी हमें क्या डिस्कस करना है, हमें थोड़ी क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेना है। फिर आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही समझाऊंगी, ठीक है? आज हम क्या बात करेंगे, लास्ट टॉपिक में बात करेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ना पहले ना लोग इंक्लूड नहीं करते थे अपने लेक्चर्स में सीयूटी पीजी के लिए, बट अभी से दे इंक्लूड दिस बिकॉज बहुत डिटेल में आता है और क्रिटिसिज्म हमें डिस्कस कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है। क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है वो क्या है, मेंटल प्रोसेस को इग्नोर करता है, ठीक है? मतलब माइंड की बात तो करता ही नहीं है ना, ठीक है? इवन तो इसने साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेंटल प्रोसेस को इग्नोर कर दोगे, बट इसमें क्या होता है, आपके मेंटल प्रोसेसेस इग्नोर होते हैं। फिर आपका जो सेकंड है वो ये है कि ओवर एम्फोसिस ऑन इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जबकि इतना फोकस नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस इन्वायरमेंट पे करता है, टू मच फोकस, मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट, उसके अलावा उसका कोई माइंड में चीज़ नहीं होती, सिर्फ इन्वायरमेंट ही होती है। इसी की वजह से लोग ने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है? कुछ खुद भी होता है, कुछ इंटरनल भी तो होता है, बट उन्होंने इंटरनल पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल पे ही फोकस किया कि बाहर से ही तुम कुछ सीखते हो, कुछ भी बिहेवियर होता है तुम्हारा बाहर की वजह से होता है। फिर रिडक्शनिस्ट, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ही छोड़ दिया। मतलब कोई बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे रिड्यूस कर दिया। मतलब कोई भी अगर तुम्हारा बिहेवियर है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जिसकी लाइफ में उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो ही नहीं पा रहा, जिसका बिहेवियर अच्छा हो ही नहीं पा रहा, उसने सिंपल बिहेवियरिज्म ने ये बोला कि तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो सिर्फ आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की वजह से, सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से है। इसलिए
इसको रिडक्शनिस्ट बोलते हैं। फिर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये 3 चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, व्हिच इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन। जो भी इसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया था, विल डिस्कस कौन-सा आया था। अभी आपको इतना समझना है कि जब नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया था, उन्होंने बोला था कि इसने लैंग्वेज की बात तो की ही नहीं। लैंग्वेज कैसे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, क्रिएटिविटी की भी नहीं बात की। अगर आप देखो तो कहाँ हमने क्रिएटिविटी मेंशन की, हमने एसोसिएशन मेंशन की, हमने रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट मेंशन की, बट हमने वो तो मेंशन नहीं की कि क्रिएटिविटी की बात तो इसने की ही नहीं वॉटसन ने। फिर वॉटसन ने क्रिएटिविटी की, लैंग्वेज को, थिंकिंग की भी बात नहीं की। उसने ये भी नहीं सोचा कि थिंकिंग भी तो इन्वॉल्व होती है किसी बिहेवियर को शेप करने में, या बिहेवियर से लिंक थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज भी तो होती है। बट इन्होंने किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं किया। इन्होंने बस आउटर एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस किया, इंटरनल चीज़ों पे फोकस नहीं किया। तो इन तीनों चीज़ों पे फोकस इनका नहीं था। ठीक है, इन्होंने ये सब बातें की। ये आपके 3 क्रिटिसिज्म थे। पहला क्या था, इग्नोर किया मेंटल प्रोसेसेस। और 4 क्रिटिसिज्म है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स तक, कोई भी जो चीज़ थी उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स तक ही रिड्यूस कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। फिर उन्होंने इन 3 चीज़ों पे फोकस नहीं किया। किस पे? लैंग्वेज, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग पे। या आपका क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया बिहेवियरिज्म का। ठीक है, दिस इज योर क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस 2 काइंड्स ऑफ बिहेवियरिज्म जो आए थे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है वैसे तो इतना ज़्यादा, बट आ सकता है। इस बार तो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, मेरे क्लासेस में आप कुछ नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। अब आपका आता है मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। आपके 2 तरीके के होता है, आपका मेथोडोलॉजिकल, एक रैडिकल। अब ये पहले मेथोडोलॉजिकल पढ़ता है और आपका एक और होता है रैडिकल। ठीक है, दोनों की अलग अलग थिंकिंग है तो बिहेवियरिज्म का ही पार्ट, पर दोनों अलग अलग सोचते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे। मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म आपका किसने दिया था, जॉन बी वॉटसन ने दिया, जो आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे। उन्होंने आपको क्या दिया था, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म दिया था। इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी आपकी, इन्होंने बात की थी कि फोकस ऑनली, इन्होंने बोला था कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही फोकस करते हैं। हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऑब्जर्व करोगे तो ही आपका एक्चुअल बिहेवियरिज्म है। इन्होंने बात की थी, इसकी रैडिकल नहीं था। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ क्या हुई थी मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म में, जॉन वॉटसन ने बोला था कि हम रिजेक्ट करते हैं माइंड को, हम रिजेक्ट करते हैं थॉट्स को, और हम रिजेक्ट करते हैं इमोशंस को। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी कंप्लीटली रिजेक्ट्स माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस। इन्होंने बोला था कि ऑब्जर्व करोगे तो ही आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को स्टडी कर पाओगे। बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ नहीं होता बेसिकली। इसमें उन्होंने सिर्फ किसकी बात की, तो ऑब्जर्वेशन के लिए पे फोकस किया था। उसके बाद आपका आता है सेकंड रैडिकल। अब रैडिकल जो है आपका, वो किसने दिया था, बी एफ स्किनर ने दिया था। रैडिकल बिहेवियरिज्म आपके किसने दिया था, बी एफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, रैडिकल बिहेवियरिज्म आपके किसने दिया था, बी एफ स्किनर ने दिया था। अब रैडिकल बिहेवियरिज्म क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, एक्सेप्ट थॉट्स, थॉट को एक्सेप्ट करते हो, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्टेंस है कि हाँ मेरे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स है। जैसे उसने बोला था कि थॉट फीलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, रैडिकल बिहेवियरिज्म ने बोला था कर सकते हो, एक्सेप्ट कर। इसमें क्या होता है, आपके रैडिकल बिहेवियरिज्म में आप थॉट्स को और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो कि आपकी जो है फीलिंग्स जो हैं, आपके थॉट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसने तो बोला एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से आपका बिहेवियर होता है। बट उन्होंने बोला कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं, बी एफ स्किनर ने, कि वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने फोकस कर लिया। उन्होंने बोला कि जैसे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको बिहेवियर की तरह ही ट्रीट करते हैं। जो भी हमारे थॉट हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उनको हम बिहेवियर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये उन्होंने बोला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये बोलते थे कि इन्वायरमेंट और रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इन्वायरमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने इन्वायरमेंट एंड रीइंफोर्समेंट की बात की। जैसे मैं भी हमने ऑपरेंट कंडीशन में देखा, ऑपरेंट कंडीशन में हमने बात की थी इन्वायरमेंट एंड रीइंफोर्समेंट की। वैसे ही रैडिकल बिहेवियरिज्म जो बीएफ्स के ने लेके आए थे, उन्होंने बात की इन्वायरमेंट एंड रीइंफोर्समेंट की। अपनी थ्योरी को उन्होंने बेसिकली रैडिकल बिहेवियरिज्म का नाम दे दिया। बेसिकली उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट जो है और जो रीइंफोर्समेंट है, वो दे बोथ को हैंड इन हैंड, राइट। ठीक है, इवन थॉट्स आर बिहेवियर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। उन्होंने बोला कि जो थॉट्स हैं वो भी हमारे बिहेवियर है, जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो भी हमारे क्या है, बिहेवियर का ही पार्ट है। ठीक है, वो हमारे बिहेवियर का ही पार्ट है। ठीक है, मैथोडोलॉजिकल में ये नहीं बोला, जॉन बी वॉटसन ने तो इन दोनों को इग्नोर कर दिया, बट रैडिकल में इन दोनों को इग्नोर नहीं किया गया। इनको बोला गया कि तुम्हारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कोई नहीं, बट वो भी आपका क्या है, बिहेवियर का ही पार्ट है। और ये किससे शेप होते हैं, ये इन्वायरमेंट से शेप होते हैं। ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट से शेप होते हैं।
ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एनवायरनमेंट से शेप होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी बात की, तो आपके क्या हो गए, 2 तरीके के बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है? एक तो मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिस्ट थे, एक आपके रैडिकल बिहेवियरिस्ट थे। मेथोडोलॉजिकल वाले ने क्या बोला, मेथोडोलॉजिकल वाले ने बोला कि ऑब्जर्वेशन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। रैडिकल वाले ने बोला कि हाँ, थॉट्स फीलिंग भी बिहेवियर्स होते हैं आपके, इसी की वजह से भी बिहेवियर्स होते हैं और आपके शेप होते हैं रीइंफोर्समेंट और एनवायरनमेंट से। बात दोनों की सेम थी, इन्होंने बस थॉट एंड फीलिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है? उसके बाद आपका ख़त्म हो गया इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट जो भी था बिहेवियरिज्म से रिलेटेड सब कुछ ख़त्म हो गया। इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा और कल अगर कुछ बचा-कुचा होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कुछ भी अगर आपका रिमेनिंग टॉपिक होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। And that is it for now. If you have not subscribed to my channel yet, then what are you waiting for? I love you all so much. And I know this video was short, only of 25-26 minutes, but whatever I've explained you is enough. That is it for now. If you want to make notes, you can go back and make notes with me, or if you want this slide where I have written all the things by my hand, these are handwritten. And if you want this in PDF form or just pictures and everything, and just let me know. I will make a WhatsApp group or even on Telegram. So that is it for now. I love you all so much. Take care of yourself. And this was a short video, but yes, very effective. Next time we will talk about, in the next class, we'll talk about the next school of psychology, which was the Gestalt School of Psychology, in the next video, which is very, very important because the next class will be about another school of psychology. So अभी तक जो भी मैंने पढ़ा उसको अच्छे से grasp कर लो, क्योंकि next हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमने अभी पढ़ा है वो आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म के लिए एनफ है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ दी, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो लर्निंग एक चैप्टर है। लर्निंग चैप्टर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी सरफेस लेवल पे हमने डिस्कस किया था। जो आपका पहले चैप्टर के हिसाब से एनफ है, ठीक है? एनफ है आपके लिए। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको खुद भी डिस्टिंग्विश करने हैं कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कीवर्ड्स क्या-क्या है, कल मैं आपको कीवर्ड्स भी बताऊँगी इसके। आज मैंने वीडियो को जल्दी एंड करना था बिकॉज़ आई वांट यू टू बी कंसिस्टेंट। आई डोंट वांट दिस टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। I love you all. Take care of yourself. And if you have any query, any doubts, let me know. It's easy वैसे तो, but if you have any doubts, feel free to ask me thousands of times. Take care of yourself.